Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. चलिए आज हम इंटरनेशनल अकाउंटिंग सब्जेक्ट का टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन एंड कंसोलिडेशन। सबसे पहले हम हमारे टॉपिक का मीनिंग देखेंगे। मीनिंग ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। बिजनेस कॉम्बिनेशन is an event or transaction in which two or more business enterprise or their net asset are purchased or accounting under common single accounting system, like holding company is known as business combination। बिजनेस कॉम्बिनेशन क्या है? तो बिजनेस कॉम्बिनेशन एक इवेंट और ट्रांजैक्शन है जिसमें दो या उससे ज़्यादा बिजनेस एंटरप्राइज अपनी नेट एसेट को परचेस कर रहे हैं और जब अकाउंटिंग लिखने की बात हो तो वो सिंगल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो करती है, जस्ट लाइक होल्डिंग कंपनी। तो इसे हम बिजनेस कॉम्बिनेशन कहेंगे। आगे अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन और उसमें नंबर ए मर्जर। मर्जर का डेफिनेशन, अ मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपनीज टू फॉर्म अ न्यू कंपनी। यानी कि कोई भी दो कंपनी मिलके अगर नई कंपनी बना रही है तो उसे हम मर्जर बोलेंगे। यानी कि दो कंपनी स्टार्ट रहेगी और नए नाम से शुरू होगी। तो ऐसा एग्जांपल देख लेते हैं इसके। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स वाई लिमिटेड, हीरो प्लस होंडा इज इक्वल टू हीरो होंडा। यहाँ पे देखें एग्जांपल में हम देख सकते हैं एक्स और वाई मिलके एक्स वाई कंपनी के नाम से चल रही है और हीरो और होंडा कंबाइंडली हीरो होंडा के नाम से चलेगी। दैट मीन्स दोनों कंपनी स्टार्ट रहेगी और नए नाम से मार्केट में जानी जाएगी। चलिए बिजनेस कॉम्बिनेशन का दूसरा टाइप्स एक्विजिशन, जिसे हम एब्जॉर्प्शन भी बोल सकते हैं। उसका मीनिंग an acquisition or takeover is the purchase of one business or company by another company or another business entity। यानी कि अगर कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी का बिजनेस टेक ओवर कर लेती है तो एक कंपनी स्टार्ट रहेगी, दूसरी कंपनी बंद हो जाएगी। तो इसे हम एक्विजिशन या एब्जॉर्प्शन कह सकते हैं। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड प्लस वाई लिमिटेड इज इक्वल टू एक्स लिमिटेड और हच प्लस वोडाफोन इज इक्वल टू वोडाफोन लिमिटेड। यानी कि यहाँ पे हमें बताया गया है कि फर्स्ट एग्जांपल में एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड को टेक ओवर कर रही है तो सिर्फ एक्स लिमिटेड स्टार्ट रहेगी, वाई कंपनी बंद हो जाएगी। वोडाफोन अगर हच को खरीद लेती है तो वोडाफोन कंपनी स्टार्ट रहेगी, हच कंपनी बंद हो जाएगी। अब हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का एक और लास्ट टाइप देखेंगे, अमालगमेशन। अमालगमेशन का डेफिनेशन, when two or more companies carrying similar business decided to combine, a new company is formed to take over their business. This process is known as amalgamation। एग्जाम्पल, ए कंपनी प्लस बी कंपनी इज इक्वल टू सी कंपनी। यहाँ पे अमालगमेशन का क्लियर मीनिंग बताया गया है कि जब दो या उससे ज़्यादा कंपनी जो एक जैसा बिजनेस कर रही हो वो कंबाइन हो जाए और एक नई कंपनी फॉर्म हो तो उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का अमालगमेशन हुआ कह सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ए कंपनी और बी कंपनी जो एक जैसा बिजनेस कर रही है वो कंबाइन हो जाए और वो नए नाम से यानी कि सी कंपनी के नाम से मार्केट में चले तो उसको हम बिजनेस कॉम्बिनेशन का अमालगमेशन हुआ कहेंगे। अब उसके बाद हम देखने जाएंगे टाइप्स ऑफ कंसोलिडेशन टेक्निक, यानी कंसोलिडेशन की टेक्निक्स हम देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहली टेक्निक जिसे हम कहते हैं ग्रोस कंसोलिडेशन, जिसका ज़्यादातर यूज़ होने वाला नाम है लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन मेथड। अब इसको समझना ज़रूरी है। व्हेन वन कंपनी टेक ओवर मोर देन 50% शेयर ऑफ अनदर कंपनी देन इट इज़ नोन एज होल्डिंग कंपनी।
या और फिर उसके बाद अदर कंपनी विच इज शेयर्स इज टेकन बाय होल्डिंग कंपनी इज नोन एज सब्सिडरी कंपनी. For both companies, accounting purpose technique which is utilized for consolidation is known as line by line technique. यहाँ पे पैराग्राफ में हमें 3 अलग अलग सेंटेंसेस दिए गए हैं. उसमें पहला सेंटेंस हमें ये कह रहा है जब कोई कंपनी दूसरी कंपनी के 50% या उससे ज़्यादा शेयर खरीद लेती है तो उसको हम होल्डिंग कंपनी बोलती है. और जिसके शेयर खरीदे जाते हैं, होल्डिंग कंपनी जिस कंपनी के शेयर खरीद लेती है उसको हम सब्सिडरी कंपनी बोलते हैं. और ये दोनों कंपनी के अकाउंटिंग जब लिखे जाते हैं उसमें जो टेक्निक यूटिलाइज की जाती है उसको बोला जाता है लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन मेथड. तो यहाँ पे हमें उसका मीनिंग समझाया गया है. एक और पैराग्राफ जहाँ पे हम आगे इसके बारे में थोड़ा और जानेंगे. द होल्डिंग कंपनी गेट्स मोर देन 50% शेयर, फॉर एग्जाम्पल 60% शेयर, then remaining shareholder are called as minority interest. Example 40% shareholder. यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि मान लो कि 50% से ज़्यादा शेयर जब खरीदे जाते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे 60% शेयर हम खरीद लेते हैं. तो बाकी के जो 40% शेयर होल्डर्स हैं उनको हम माइनॉरिटी इंटरेस्ट कहेंगे, राइट. उसको माइनॉरिटी इंटरेस्ट बोला जाता है और वो लायबिलिटी होती है जो फाइनल बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड शो भी करते हैं हम. अब हम बिजनेस कंसोलिडेशन की एक और टेक्निक देखने वाला है. नंबर 2, वन लाइन कंसोलिडेशन मेथड, जिसे ज़्यादातर इक्विटी मेथड कहा जाता है. इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे. दिस मेथड इज जस्ट द रिफॉर्म ऑफ अबव इक्विटी मेथड. It is used for investor company and associate companies if the present companies holds less than 50% share in another company, then it is considered as investor company and the investor company is called as associate company. यहाँ पे हमें 3-4 लाइन में पैराग्राफ में वन लाइन मेथड के बारे में ये समझाया गया है कि जब कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से कम शेयर खरीद रही है तो उस कंपनी को इन्वेस्टर कंपनी कहा जाता है. और जो दूसरी कंपनी होती है जिसकी हम शेयर खरीद रहे हैं उसको एसोसिएट कंपनी के नाम से जाना जाता है. तो ये मतलब यहाँ पे रिलेशनशिप होता है इन्वेस्टर कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. जबकि फर्स्ट मेथड लाइन बाय लाइन मेथड में ये था कि एक थी होल्डिंग कंपनी और दूसरी उसकी सब्सिडरी कंपनी थी. तो ये है वन लाइन मेथड. एक और मेथड है बिजनेस कंसोलिडेशन में, लास्ट मेथड नंबर 3, जिसको प्रोरेटा कंसोलिडेशन मेथड कहा जाता है. इसका एक और नाम भी है प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन मेथड. ये मेथड के जब 2 नाम होते हैं तो उसको एमसीक्यू में ज़्यादातर पूछे जाता है, तो इसको समझना ज़रूरी है. इस मेथड को थोड़ा सा जानेंगे. इन दिस मेथड अगेन असेट्स एंड लायबिलिटी एंड प्रॉफिट एंड लॉस आर कंसिडर ऑन अ pro rata basis in consolidation balance sheet. It means the share of investor company in investee company will be calculated and accordingly assets and liability are added. यानी कि प्रो रेटा बेसिस मेथड एकदम इजी है. जब कोई इन्वेस्टर कंपनी के जितने प्रपोर्शन को खरीदती है सिर्फ उतने प्रपोर्शन ही अपनी बैलेंस शीट में दिखाएगी. यानी प्रो रेटा बेसिस यहाँ पे हमें बैलेंस शीट में बैलेंस दिखाना है, कुछ भी और यूज़ नहीं करना है. तो प्रो रेटा बेसिस इजी मेथड होती है जहाँ पे जितने प्रपोर्शन आप खरीदते हो उतने प्रपोर्शन आपकी बैलेंस शीट में दिखाए जाएंगे. तो ये 3 टेक्निक है बिजनेस कंसोलिडेशन की जो सब में यूज़ की जाती है, पर उसमें से सबसे पहली मेथड लाइन बाय लाइन मेथड ही ज़्यादातर यूज़ की जाती थी. चलिए अब हम ये चैप्टर को समझने के लिए एग्जांपल टेक ओवर करेंगे. फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट ऑफ इंडियन आई कंपनी लिमिटेड एंड इट्स यूएसए बेस्ड फॉरेन सब्सिडरी
एस कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे हमें एक लाइन में ये बताया गया है कि नीचे आपको एक बैलेंस शीट दी जाएगी जो आई कंपनी लिमिटेड की है और उसकी एक फॉरेन बेस्ड सब्सिडरी कंपनी है एस कंपनी लिमिटेड। अब हमें एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट देखना है। हेडिंग देंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31 2020 और बैलेंस शीट जैसी होती है वो 3 कॉलम वाली बैलेंस शीट रहेगी। सबसे पहली कॉलम पर्टिकुलर्स होगा, फिर आई कंपनी लिमिटेड की कॉलम, फिर एस कंपनी लिमिटेड की कॉलम। आई कंपनी लिमिटेड की कॉलम होगी इंडियन रुपीज़ में, जबकि एस कंपनी वो फॉरेन बेस है तो उसकी कॉलम यूएसए डॉलर में दी गई है। चलिए बैलेंस शीट स्टार्ट करेंगे फर्स्ट साइड से। इसके हम इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी साइड कहते हैं और उसमें सबसे पहला बैलेंस हमें बताया गया है शेयर कैपिटल का। इंडियन कंपनी की कॉलम है 15 लाख, जबकि यूएसए डॉलर में है 20,000। फिर उसके बाद एक और बैलेंस जो है जनरल रिजर्व। इंडियन कंपनी की कॉलम में 9,50,000, जबकि यूएसए डॉलर में है 9,500। एक और इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी में बैलेंस पीएनएल अकाउंट। इंडियन कंपनी में है 8 लाख, जबकि यूएसए डॉलर में है 9,600। फिर उसके बाद एक और हेडिंग आएगा नॉन करंट लायबिलिटी। इंडियन कंपनी में है 6 लाख, जबकि यूएसए कंपनी में 6,000। फिर उसके बाद एक और हेडिंग करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में सबसे पहली करंट लायबिलिटी वो है क्रेडिटर। इंडियन कंपनी की कॉलम में 1,50,000, जबकि यूएसए डॉलर में 1,800। अब हम बैलेंस शीट को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने करंट लायबिलिटी कंटिन्यू किया था, तो करंट लायबिलिटी में एक और बिल्स पेबल। इंडियन कंपनी की कॉलम में 1 लाख, जबकि यूएसए डॉलर में 1,100। अब बैलेंस शीट की एक साइड खत्म हो चुकी है। टोटल होगा इंडियन कंपनी की कॉलम में 41 लाख, जबकि यूएसए डॉलर में 4,800। एक साइड खत्म होने के बाद बैलेंस शीट की दूसरी साइड यानी असेट साइड को हम देखेंगे और उसमें सबसे पहले नॉन करंट असेट को देखने वाला है। नॉन करंट असेट में पहली है बिल्डिंग। इंडियन कंपनी की कॉलम में 10 लाख, जबकि यूएस डॉलर में 18,000। दूसरी है मशीनरी। मशीनरी इंडियन रुपीज़ में है 12 लाख, जबकि यूएस डॉलर में है 12,000। फिर उसके बाद थर्ड है फर्नीचर। फर्नीचर इंडियन रुपीज़ में है 5 लाख, जबकि यूएस डॉलर में है 7,000। फिर उसके बाद है इन्वेस्टमेंट इन एस कंपनी लिमिटेड। सिर्फ इंडियन रुपीज़ में उसकी अमाउंट दी गई है 8,40,000। सीधी सी बात है, यहाँ पे आई कंपनी एस कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, इसीलिए सिर्फ इंडियन रुपीज़ में इसकी वैल्यू दी गई है। अब हम बैलेंस शीट को आगे कंटिन्यू करते हुए हम असेट साइड नेक्स्ट हेडिंग देखने वाले हैं। वो है करंट असेट का हेडिंग और उसमें सबसे पहला बैलेंस वो है डेटर। डेटर इंडियन कंपनी के रुपीज़ में 3 लाख, जबकि यूएसए डॉलर में 6,000। दूसरी करंट असेट वो है बिल्स रिसीवेबल। 2 लाख इंडियन कंपनी की कॉलम में, जबकि यूएसए डॉलर में है 4,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कैश और उसमें है 60,000 इंडियन कंपनी की कॉलम में, जबकि यूएसए डॉलर में है 1,000। अब इसके बाद हम बैलेंस शीट का अगर टोटल करें ये असेट साइड का तो हो रहा है 41 लाख इंडियन कंपनी की कॉलम में, जबकि 48,000 यूएसए डॉलर में। ये बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल अभी इक्वल आ रहा है, जो कि होना चाहिए। अब इसके बाद बैलेंस शीट के बाद हम कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देखने वाले हैं और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले इन्फॉर्मेशन आई कंपनी लिमिटेड हैड एक्वायर्ड 60% शेयर ऑफ एस कंपनी लिमिटेड ऑन 1/7/2019। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन हमें ये कह रही है कि जो इंडियन कंपनी है आई कंपनी वो 60% शेयर ऑफ एस कंपनी यानी कि जो फॉरेन बेस्ड कंपनी है यूएसए बेस्ड कंपनी उसके 60% शेयर परचेस कर रही है ऑन 1/7/2019। ये जो 60% पोर्शन है ना उस पर से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिलेशनशिप होगा होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी का, यानी कि मेथड जब हम यूज़ करेंगे कंसोलिडेशन में तो उसमें लाइन बाय लाइन मेथड का यूज़ होगा जहाँ पे 50% और उससे ज़्यादा शेयर्स एक्वायर होते हैं। तो मेथड हमें ये परसेंटेज ऑफ शेयर एक्वायर से पता चलता है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड इन्फॉर्मेशन पे जाएंगे। देयर वॉज ओपनिंग बैलेंस फॉर द ईयर ऑफ जनरल रिजर्व एंड P&L in the books of S Company Limited $3,500 and $3,500 respectively। यहाँ पे हमें ये बताया कि ओपनिंग बैलेंस है जनरल रिजर्व और P&L का एस कंपनी यानी यूएसए कंपनी की बुक में $3,500 एंड $3,500 दोनों इक्वल है GR और P&L ओपनिंग बैलेंस। नंबर थर्ड इन्फॉर्मेशन एस कंपनी लिमिटेड हैज़ पेड 10% dividend for year 2018
when exchange rate was $1 is equal to ₹60। यहाँ पे हमें ये बताया गया है कि जो सब्सिडरी कंपनी है एस कंपनी यूएसए बेस्ड, वो 10% डिविडेंड पे कर रही है 18-19 में, और तब एक्सचेंज रेट है $1 इज इक्वल टू ₹60। फिर उसके बाद नंबर 4 एडिशनल इन्फॉर्मेशन में वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, एक्सचेंज रेट्स है ऑन 1/4/2019 $1 इज इक्वल टू ₹61, ऑन 1/7/2019 $1 इज इक्वल टू ₹62, on 31/7/2019 $1 is equal to ₹63, एवरेज $1 is equal to ₹62। यहाँ पे हमें एक्सचेंज रेट अलग अलग डेट वाइज दिया गया है, इसकी ज़रूरत हमें सब में पड़ेगी जब हम यूएसए डॉलर वाली कॉलम को कन्वर्ट करेंगे इंडियन रुपीज़ में। उसके बाद लास्ट में हमें सिर्फ एक आंसर मांगा है, प्रिपेयर कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ आई कंपनी लिमिटेड। आई कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है, जो कि हम होल्डिंग कंपनी बोलते हैं, उसकी बुक में सिर्फ कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट मांगी है, पर उसके लिए हमें बहुत सारे स्टेप कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। अब हम आंसर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे बाय यूजिंग लाइन बाय लाइन मेथड, और उसमें सबसे पहले हम लिखेंगे होल्डिंग कंपनी जो कि है आई कंपनी लिमिटेड, सब्सिडरी कंपनी एस कंपनी लिमिटेड, डेट ऑफ परचेज ऑन 1/7/2019। ये तीन इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट रहेगी। सबसे पहले हम ये तीन इन्फॉर्मेशन लिख लेंगे, होल्डिंग कंपनी का नाम, सब्सिडरी कंपनी का नाम और हमारी डेट ऑफ परचेज। अब कैलकुलेशन स्टार्ट होगी कैपिटल ए हेडिंग से, और उसमें हम लिखेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन सब्सिडरी कंपनी 60%। यहाँ पे होल्डिंग कंपनी ने 60% शेयर खरीदे थे सब्सिडरी कंपनी के, तो यहाँ पे हमने लिखा शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी। यहाँ पे ये 60% हमें इंडिकेट भी कर रहा है कि यहाँ पे कंसोलिडेशन की जो टेक्निक है वो यूज़ करेंगे हम लाइन बाय लाइन टेक्निक, जहाँ पे 50% या उससे ज़्यादा शेयर जब एक्वायर किए जाते हैं तो ये मेथड का यूज़ हम करते हैं। तो लाइन बाय लाइन मेथड यूज़ करनी, ये हमें पता चला शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी से 60% से। सेकेंड हेडिंग नंबर बी रहेगा, वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और उसमें है 40%, यानी कि 100% में से अगर आप 60% होल्डिंग का पोर्शन माइनस करो तो बाकी का जो रहेगा वो होगा माइनॉरिटी इंटरेस्ट। यहाँ पे माइनॉरिटी इंटरेस्ट है 40%। अब ये दोनों इजी कैलकुलेशन के बाद एक और मेन कैलकुलेशन कैपिटल सी, उसमें हम ईयरली प्रॉफिट गिनेंगे, जिसमें जीआर क्लोजिंग बैलेंस है 9500, और उसमें से जीआर का ओपनिंग बैलेंस 14 का माइनस करेंगे 3500, आंसर आएगा 6000, यानी कि क्लोजिंग में से ओपनिंग बैलेंस माइनस करना है। ये जो काम हमने जीआर के लिए किया, सेम पीएनएल के लिए, पीएनएल क्लोजिंग बैलेंस है 9600, उसमें से ओपनिंग बैलेंस 3500, उसमें से भी डिविडेंड माइनस करना है 2000, और 2000 कैसे आया, $20,000 मल्टीप्लाई बाय 10%। इक्विटी शेयर कैपिटल को 10% लिया, डिविडेंड 2000 जैसे माइनस करोगे 1500 ओपनिंग बैलेंस को क्लोजिंग में से माइनस करते ही आंसर आता है 8100। तो इस हिसाब से जीआर और पीएनएल का कुल मिला के हमारा ईयरली प्रॉफिट बनता है 14,100। ये इतने कैलकुलेशन करने के बाद कुछ और कैलकुलेशन करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, और अब स्मॉल ए हेडिंग यहाँ पे हमें प्रॉपरली मेंशन करना है। कैपिटल प्रॉफिट होगा वो अप टू 1/7/2019, यानी कि कैपिटल प्रॉफिट जिसे हम प्री पीरियड का प्रॉफिट बोलते हैं वो ढूंढना है हमें। सबसे पहले मैंने लिया जीआर, वो ओपनिंग है 3500, उसमें पीएनएल ओपनिंग 1500 वो ऐड किया, टोटल मिला 5000। ये कैपिटल प्रॉफिट 14 का है, पर हेडिंग में आप देख सकते हो हमें 17 तक जाना है, यानी डेट ऑफ परचेस तक। कैपिटल प्रॉफिट यानी प्री पीरियड का प्रॉफिट, जब हम किसी कंपनी के शेयर को परचेस करते हैं तो डेट ऑफ परचेस तक का प्रॉफिट हमारे लिए कैपिटल प्रॉफिट कहलाता है। तो यहाँ पे देखो हमने सिर्फ 1/4 तक का ही प्रॉफिट लिया है, जीआर और पीएनएल दोनों। तो अब इसमें और भी महीने के प्रॉफिट ऐड करने पड़ेंगे। कितने महीने के, तो 3 महीने का प्रॉफिट हमें इसमें ऐड करना होगा। 3 महीने कैसे आए, 1/4 से लेके 1/7/2019 तक का प्रॉफिट कैसे ऐड करेंगे, तो कैलकुलेशन आप देख सकते हो 14,100 मल्टीप्लाई बाई 3/12, आंसर मिला 3,525। अगर हम टोटल करें तो टोटल ये कैपिटल प्रॉफिट होता है 8,525। ये 3 महीने का प्रॉफिट हमने ऐड किया। कैसे ऐड किया, पूरे साल का अगर 14,100 है तो 3 मंथ का हाउ मच, ऐसे करके हमने 3 महीने का प्रॉफिट उसमें ऐड किया।
पता चलना चाहिए कि 3 महीने का प्रॉफिट क्यों ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे हमें ओपनिंग बैलेंस दिया गया था जबकि हमारी रेट ऑफ परचेस थी 17, तो और 3 महीने का हमें ऐड करना पड़ा। हर एक समय ये ऐसी करने की ज़रूरत नहीं होती। अब हम आगे बढ़ेंगे। हमारा दूसरा हेडिंग जो होगा स्मॉल बी रेवेन्यू प्रॉफिट, उसे हम कहते हैं आफ्टर 17/2019 के बाद वाला प्रॉफिट, और वो सिंपली हम ढूंढेंगे 14,100 मल्टीप्लाई बाय 9/12, आंसर मिलेगा 10,575, यानी कि पूरे 12 महीने का इतना, तो 9 मंथ का कितना। ये 9 मंथ कैसे आए, 17 से लेके जब हमारा ईयर क्लोज होता है 31 तक का प्रॉफिट, ये हमें बाकी के 9 महीने का प्रॉफिट मिलेगा, जिसे हम कहते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट। तो इम्पोर्टेंट स्टेप्स यहाँ पे सम स्टार्ट करने से पहले ये इतना कैलकुलेशन की हमें रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमने कंप्लीट किया। 3 कैपिटल हेडिंग A, B, C एंड 2 स्मॉल a और b का कैलकुलेशन, राइट। अब हम आगे बढ़ेंगे आंसर में। चलिए अब हम कन्वर्टेड बैलेंस शीट बनाना स्टार्ट करेंगे। कन्वर्टेड बैलेंस शीट ऑफ एस कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31/3/2020। सबसे पहले यूएसए कंपनी की बैलेंस शीट को हमें इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए 4 कॉलम लेंगे। सबसे पहला है पर्टिकुलर, फिर उसके बाद यूएसए डॉलर, फिर उसके बाद एक्सचेंज रेट, फिर उसके बाद इंडियन रुपीज़ की कॉलम। अब इसमें सिंपल सी बात है, जो यूएसए कंपनी की कॉलम है जो डॉलर में दिया है उसको इंडियन रुपीज़ में हमें कन्वर्ट करना है। रूल्स हम कन्वर्जन के साथ सीखते जाएंगे। सबसे पहला हेडिंग हम देंगे इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी, और उसमें पहला हेडिंग आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व। तो यहाँ पे हेडिंग प्रॉपर आपके होने चाहिए, ये भी आपको पता है कि जो वर्टिकल है बैलेंस शीट उसमें ये प्रॉपर हेडिंग के थ्रू हमें जाना है। फिर उसके बाद सबसे पहला शेयर कैपिटल में शेयर कैपिटल ही आएगा, वो $20,000 था, रेट लिया 62 एक्वायरिंग रेट है, जब हमने चीज़ें परचेस किया 17 का रेट एक्वायरिंग रेट, तो आंसर मिला 12,40,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल प्रॉफिट, जिसे हम प्री पीरियड का प्रॉफिट बोलते हैं, यूएस डॉलर में था, कैलकुलेशन में आया था 8,525, रेट लिया 62 एक्वायरिंग रेट, आंसर मिला 5,28,550। नेक्स्ट है रेवेन्यू प्रॉफिट, जिसे हम पोस्ट पीरियड का प्रॉफिट कहते हैं, आंसर है 10,575, उसको हमने रेट लिया 62, जो कि एवरेज रेट है। वैसा इसीलिए क्योंकि रेवेन्यू प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर होता है, ड्यूरिंग द ईयर कोई भी चीज़ हो तो उसको एवरेज रेट ही अप्लाई करना पड़ता है। तो एवरेज रेट जैसे अप्लाई किया, लास्ट में आंसर मिल रहा है हमें 6,55,650। फिर उसके बाद नेक्स्ट आएगा वो है सेकेंड हेडिंग नॉन करंट लायबिलिटी, और उसमें 6,000 था, रेट लिया 62 एक्वायरिंग रेट, आंसर मिला 3,72,000। नेक्स्ट है करंट लायबिलिटी, और उसमें सबसे पहला है क्रेडिटर है 1,800, रेट लिया 60 थी, जो कि क्लोजिंग रेट है। ये मॉनेटरी आइटम है, करंट को हमें क्लोजिंग रेट ही अप्लाई करना है, कोई भी मॉनेटरी आइटम को, यानी करंट असेट या करंट लायबिलिटी, तो उसको क्लोजिंग रेट। आंसर मिला 1,13,400। फिर उसके बाद नेक्स्ट करंट लायबिलिटी में है बिल्स पेबल, 1100 है, 63 रेट अप्लाई करेंगे, अगेन क्लोजिंग रेट, आंसर मिलेगा 69,300। अब बैलेंस शीट की हमें अभी दूसरी साइड देखी नहीं है, पर हम टोटल रखें तो वो टोटल आ रहा है 29,87,000, और यहीं पे कुछ मिसिंग है जो हम असेट साइड देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। तो अभी हम मिसिंग चीज़ों पर नाम ही दे रहे हैं। प्रॉफिट इन डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट, वो प्रॉफिट मिल रहा है 8,100। जब हम दूसरा अभी असेट साइड देखेंगे तो उसमें ये टोटल आएगा, इसीलिए ये डिफरेंस यहाँ पे अराइज हो रहा है। तो असेट साइड का टोटल ज़्यादा होने के कारण हम फॉर इंटरनेशनल अकाउंट में उसे प्रॉफिट ही कंसिडर करते हैं। इंटरनेशनल अकाउंट में रिवर्स है, यानी असेट की वैल्यू ज़्यादा आ रही है, वो एक्सचेंज रेट के कारण आ रही है, और वो हमारे लिए प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट इन डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट 8,100। अब हम ये कन्वर्टेड बैलेंस शीट की दूसरी साइड को देखने वाले हैं, सेम हेडिंग, और उसमें अब नंबर बी हेडिंग आएगा असेट, और उसमें सबसे पहली असेट आएगी नॉन करंट असेट, और नॉन करंट असेट के 3-4 है। उसमें सबसे पहले है बिल्डिंग है $18,000 में, रेट अप्लाई किया 62, जो कि एक्वायरिंग रेट है, आंसर मिला 11,16,000। नेक्स्ट आएगा मशीनरी 12,000 है, फिर उसमें को भी 62 रेट अप्लाई किया एक्वायरिंग रेट, आंसर मिला 7,44,000।
नेक्स्ट है फर्नीचर 7000, उसको भी 62 एक्वायरिंग रेट, आंसर मिला 4,34,000। हेडिंग में अगर हम आगे बढ़े तो नंबर 2 हेडिंग आएगा इन्वेस्टमेंट, जो कि यहाँ पे है नहीं यूएस डॉलर में। नंबर 3 हेडिंग वो है करंट असेट, और करंट असेट में सबसे पहली करंट असेट वो है डेटर। डेटर है 6000 और उसमें रेट अप्लाई किया 63 हमारे लिए क्लोजिंग रेट है क्योंकि ये मॉनेटरी चीज़ है। आंसर मिला 3,78,000। नेक्स्ट है बिल्स रिसीवेबल 4000 है, रेट अप्लाई किया 63, आंसर मिला 2,52,000। नेक्स्ट है कैश और उसमें है 1000 और रेट अप्लाई किया 63, आंसर मिला 63,000। सभी चीज़ें करंट असेट में मॉनेटरी कहलाती है, तो उसके लिए हमने क्लोजिंग रेट अप्लाई किया है। टोटल अगर हम करें तो वो आ रहा है 29,87,000। बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल इक्वल होना चाहिए। आगे हमने देखा था लायबिलिटी में मिसिंग था, वो था प्रॉफिट। चलिए फाइनल कंसोलिडेशन बैलेंस शीट बनाने से पहले नेसेसरी कुछ और भी कैलकुलेशन, जिसमें सबसे पहला करेंगे हम कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व। इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, तो सबसे पहले नंबर 1 इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन इक्विटी शेयर कैपिटल वो ढूंढेंगे। 12,40,000 इक्विटी शेयर कैपिटल थी, उसको मल्टीप्लाई किया होल्डिंग इंटरेस्ट रेट 60% के साथ, आंसर मिला 7,44,000। दूसरा इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन इक्विटी डिविडेंड, जो कि था $2,000, मल्टीप्लाई किया 60 रुपये से, मल्टीप्लाई किया 60% से, आंसर मिला 72,000। थर्ड इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट, रुपीज़ में था 5,28,550, उसको भी 60% से मल्टीप्लाई किया, आंसर मिला 3,17,130। और इसको टोटल करेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू 11,33,130, उसमें से परचेस प्राइस को माइनस करना है, तो आंसर मिल रहा है 8,40,000। परचेस प्राइस जैसे माइनस करोगे इंट्रिंसिक वैल्यू से परचेस प्राइस कम था, तो उसके हम कैपिटल रिजर्व को लेंगे और आंसर आ रहा है 2,93,130। ये पहला कैलकुलेशन है जिसमें हमें आइदर गुडविल आइदर कैपिटल रिजर्व मिलता है। यहाँ पे कैपिटल रिजर्व है, अगर हम गुडविल आती तो उसको कैसे कंसिडर करते, तो गुडविल के लिए है ना इंट्रिंसिक वैल्यू कम होगी और हम परचेस प्राइस ज़्यादा पे करे होंगे। अगर परचेस प्राइस ज़्यादा है तो गुडविल, परचेस प्राइस कम है तो कैपिटल रिजर्व। सेकेंड कैलकुलेशन हम करने वाला है वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट याद करें तो 40% था। अब उस कैलकुलेशन के लिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन इक्विटी कैपिटल 12,40,000 मल्टीप्लाई बाय 40%, आंसर आएगा 4,96,000। सेकेंड इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट 5,28,550 मल्टीप्लाई बाय 40%, आंसर आएगा 2,11,420। थर्ड इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रेवेन्यू प्रॉफिट 6,55,650 मल्टीप्लाई बाय 40%, आंसर आएगा 2,62,260। लास्ट इंटरेस्ट ऑफ होल्डिंग कंपनी इन प्रॉफिट डिफरेंस इन एक्सचेंज रेट 8,100 था, उसको भी 40% से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 3,240। टोटल माइनॉरिटी इंटरेस्ट यहाँ पे है 9,72,920। अब नेसेसरी कैलकुलेशन में हम लास्ट कैलकुलेशन करेंगे शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन रेवेन्यू प्रॉफिट, और उसमें रेवेन्यू प्रॉफिट था 6,55,650, उसमें ऐड करेंगे प्रॉफिट इन डिफरेंस ऑफ एक्सचेंज रेट 8,100, आंसर मिला 3,98,250। यहाँ पे हमें टोटल ये जो रेवेन्यू प्रॉफिट है 3,98,250 वो फाइनल बैलेंस शीट में लेना है एज अ रेवेन्यू प्रॉफिट। तो ये रेवेन्यू प्रॉफिट हुआ होल्डिंग कंपनी का। अब इसके बाद हम लास्ट कैलकुलेशन करने वाला है जो कि मेन कैलकुलेशन है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट ऑफ होल्डिंग कंपनी एज ऑन 31/3/2020। और बैलेंस शीट के लिए 3 कॉलम होगी। सबसे पहला है पर्टिकुलर, देन अमाउंट रुपीज़, अमाउंट इन रुपीज़ का कॉलम। फिर उसके बाद सबसे पहला प्रॉपर हेडिंग होगा कैपिटल ए इक्विटीज़ एंड लायबिलिटी। ये वर्टिकल बैलेंस शीट है, हेडिंग हमें प्रॉपरली देना है। और उसके बाद नंबर ए हेडिंग आएगा शेयर कैपिटल एंड रिजर्व, और उसमें सबसे पहला आएगा इक्विटी शेयर कैपिटल। सिर्फ होल्डिंग कंपनी के लेंगे 15 लाख। यहाँ पे बैलेंस शीट का एक रूल है,
कि हमें सिर्फ होल्डिंग कंपनी की सारी चीज़ें लेनी है, सब्सिडरी की कंपनी की वही चीज़ें लेंगे जो हम एक्वायर कर रहे हैं, यानी सभी चीज़ें होल्डिंग कंपनी की, सिर्फ सब्सिडरी कंपनी की वही चीज़ें जो हम एक्वायर कर रहे हैं। इक्विटी शेयर कैपिटल के बाद अब पारी है रिजर्व की, वो भी सिर्फ होल्डिंग कंपनी का 9,50,000। फिर उसके बाद थर्ड है P&L अकाउंट, वो होल्डिंग कंपनी का है 8 लाख, इनर कॉलम लिखा उसमें ऐड किया शेयर इन रेवेन्यू प्रॉफिट 3,98,250, आंसर आया 11,98,250। लास्ट में सिर्फ डिविडेंड माइनस करना है 72,000, आंसर मिल रहा है हमें 11,26,250। तो ये पहला हेडिंग हुआ। बैलेंस शीट को एज इट इज़ कंटिन्यू करते हुए सेम वही 3 कॉलम के साथ, फिर उसके बाद सबसे पहले अब हम लेने वाले हैं कैपिटल रिजर्व, जो न्यू है, न्यू क्रिएट हुआ है कैलकुलेशन में 2,93,130। अब हम सभी चीज़ों को अगर प्लस कर दें तो बैलेंस शीट का एक हेडिंग का टोटल आ रहा है 38,69,380। ये फाइनल एक एक हेडिंग का टोटल ही सिर्फ बाहर लेके जाना है लास्ट कॉलम में। अब नंबर 2 हेडिंग देंगे जो कि है नॉन करंट लायबिलिटी, होल्डिंग कंपनी के है 6 लाख, उसको हम सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, सो उसका टोटल है 3,72,000, टोटल हुआ 9,72,000। अब ये देखो सेकेंड एक हेडिंग है, उसका भी मेन टोटल 9,72,000 लास्ट थर्ड कॉलम में लेके गए। अब इसके बाद लायबिलिटी साइड सबसे लास्ट हेडिंग है थर्ड करंट लायबिलिटी, और उसमें सबसे पहले क्रेडिटर होल्डिंग कंपनी का है 1,50,000, जबकि सब्सिडरी कंपनी का है 1,13,400, टोटल हुआ 2,63,400। नेक्स्ट करंट लायबिलिटी में है बिल्स पेएबल, होल्डिंग कंपनी की 1 लाख, जबकि सब्सिडरी कंपनी के हैं 69,300, टोटल हुआ 1,69,300। अब बैलेंस शीट में ये करंट लायबिलिटी में एक और मेन आएगी, वो है माइनॉरिटी इंटरेस्ट, और वो उसका आंसर था 9,72,920। अब देखो थर्ड हेडिंग का भी मेन टोटल बाहर गया 14,05,620। अब ये बैलेंस शीट की एक साइड का हम टोटल रख दे तो वो टोटल आ रहा है 62,47,000। अब हम बैलेंस शीट की दूसरी साइड को लेने वाले हैं सेम वही 3 कॉलम के साथ। बैलेंस शीट की दूसरी साइड है वो है असेट, नंबर बी हेडिंग दिया असेट, और उसमें सबसे पहला हेडिंग दिया नॉन करेंट असेट। नॉन करेंट असेट बहुत सारी थी, उसमें सबसे पहले हम लेंगे बिल्डिंग होल्डिंग कंपनी की है 10 लाख, जबकि सब्सिडरी कंपनी की 11,16,000, टोटल हुआ 21,16,000। अब यहाँ पे सब्सिडरी कंपनी की सभी नॉन करेंट असेट भी लेने वाले हैं हम, क्योंकि वो उसको हम एक्वायर कर रहे हैं। जो चीज़ें हम सब्सिडरी कंपनी की एक्वायर करेंगे सिर्फ वही लेनी है। नेक्स्ट नॉन करेंट असेट पे है मशीनरी होल्डिंग कंपनी की 12 लाख, जबकि सब्सिडरी कंपनी की 7,44,000, तो टोटल हुआ 19,44,000। नेक्स्ट है फर्नीचर, होल्डिंग कंपनी का है 5 लाख, जबकि सब्सिडरी कंपनी का 4,34,000, टोटल हुआ 9,34,000। अब हेडिंग नंबर 1 नॉन करंट असेट का मेन टोटल लास्ट कॉलम में हम लेके गए 49,94,000। नेक्स्ट असेट साइड हेडिंग आएगा सेकेंड नंबर का हेडिंग, वो है इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं था इसीलिए यहाँ पे हमने नहीं लिया। अब बैलेंस शीट को आगे कंटिन्यू करते हुए अभी भी असेट साइड कुछ चीज़ें बाकी थी, तो असेट साइड की अब नेक्स्ट चीज़ें देखेंगे नंबर 3 हेडिंग में, वो है करंट असेट। अब ये लास्ट हेडिंग रहेगा असेट साइड, और उसमें सबसे पहला हेड डेटर है होल्डिंग कंपनी का 3 लाख, उसमें सब्सिडरी कंपनी का ऐड करें 3,78,000, बाहर टोटल जाएगा 6,78,000। नेक्स्ट करंट असेट बिल्स रिसीवेबल, होल्डिंग कंपनी का है 2 लाख, जबकि सब्सिडरी कंपनी का है 2,52,000, टोटल हुआ 4,52,000। नेक्स्ट है कैश, होल्डिंग कंपनी का है 60,000, जबकि सब्सिडरी कंपनी का 63,000, टोटल हुआ 1,23,000। अब देखो करंट असेट का भी मेन टोटल बाहर गया है 12,53,000। अब ये बैलेंस शीट का अगर हम टोटल करें वो आ रहा है 62,47,000, जो लायबिलिटी के साथ मैच हो रहा है। असेट एंड लायबिलिटी का टोटल इक्वल होने से हमारा सम भी यहाँ पे करेक्ट प्रूफ होता है। चलिए लास्ट में अब हम ये चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को देखने वाले हैं। उसमें सबसे पहला एमसीक्यू डैश जनरली डिफाइंड एज इवेंट और ट्रांजैक्शन इन विच 2 or more business enterprise
or their net asset are brought under common control into single accounting entity। और उसमें ऑप्शन रहेंगे ए कंसोलिडेशन, ऑप्शन बी होल्डिंग कंपनी, ऑप्शन सी टेक ओवर और डी बिजनेस कॉम्बिनेशन। आंसर आएगा डी बिजनेस कॉम्बिनेशन, क्योंकि ये बिजनेस कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन है। नेक्स्ट नंबर 2 MCQ, line by line consolidation method is used for dash। option A holding and subsidiary, option B present and associate company, option C present and joint venture, option D none of above। आंसर आएगा A holding and subsidiary, क्योंकि लाइन बाय लाइन मेथड जो हमने अभी एग्जांपल सॉल्व किया वो होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी का रिलेशन दिखा रहा है। नंबर 3 MCQ, as per dash method the investment in investee company is valued at cost of acquisition plus a proportionate share of return profit since date of acquisition। ऑप्शन रहेंगे ए वन लाइन कंसोलिडेशन मेथड, बी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, ऑप्शन सी प्रोपोर्शनल कंसोलिडेशन एंड डी नॉर्मल मेथड। आंसर आएगा ए वन लाइन कंसोलिडेशन मेथड। यहाँ पे जब रिलेशनशिप इन्वेस्टर और उसकी जो दूसरी कंपनी है इन्वेस्टी कंपनी का अगर रिलेशन हो तो उसको हम वन लाइन मेथड से ही सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट MCQ में हम सफ़र आगे बढ़ाएंगे। अब नंबर नेक्स्ट 4 अंडर डैश गुडविल और कैपिटल रिजर्व इज रिकॉर्डेड बाय परचेसिंग कंपनी, और उसमें ऑप्शन ए अमालकमिशन इन नेचर ऑफ मर्जर, बी प्रोरेटा कंसोलिडेशन, ऑप्शन सी अमालकमिशन इन नेचर ऑफ परचेस, ऑप्शन डी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन। आंसर आएगा डी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, क्योंकि उसी में हम गुडविल और कैपिटल रिजर्व रिकॉर्ड करते हैं। नंबर नेक्स्ट 5 डैश इज नॉट अ मेथड ऑफ कंसोलिडेशन। नंबर ए डेप्ट कंसोलिडेशन, नंबर बी लाइन बाय लाइन कंसोलिडेशन, नंबर सी इक्विटी कंसोलिडेशन और ऑप्शन डी प्रोरेटा कंसोलिडेशन। आंसर आएगा ए डेप्ट कंसोलिडेशन, क्योंकि ये कोई कंसोलिडेशन की मेथड नहीं है। नंबर नेक्स्ट लास्ट 6 when equity consolidation method is used for preparation of consolidated financial statement, और उसमें ऑप्शंस रहेंगे ए when business unit has subsidiary company, option B when business unit has associate company, option C when business unit has joint venture, and option D when business unit has branch। और ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा व्हेन बिजनेस यूनिट हैज़ एसोसिएट कंपनी, क्योंकि इक्विटी मेथड में हमारे लिए इन्वेस्टर और एसोसिएट कंपनी का रिलेशनशिप होता है। तो ऑप्शन बी हमारे लिए करेक्ट आंसर। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.